कुछ तो दुनिया की, कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया, कुछ तो दुनिया। 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में जन्मी बेगम अख्तर हमारे बीच से यूं तो 60 बरस जीकर 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में रुखसत हो गईं, लेकिन गजल गायकी या आधुनिक गजल गायकी की शायद पहली प्रामाणिक आवाज बनकर वे हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। मेरा नाम अख्तरी बाई फैजाबाद। पिता का नाम था असगर हुसैन और माँ थी मुश्तरी बेगम। छुटपन में ही बेगम संगीत सीखने कोलकाता चली गईं। 15 साल की उम्र में पहली बार मंच पर गाने के बाद बेगम ने मुड़कर नहीं देखा और अपने इंतकाल के दिन तक वे गाती रहीं। एक दिन का बादशाह और नल दमयंती जैसी फिल्मों से शुरुआत करने के बाद उन्होंने महबूब खान की रोटी में काम किया। इसी फिल्म में अनिल बिस्वास के निर्देशन में उन्होंने गजलें भी गाईं। उन्नीस 1945 में अख्तरी बाई ने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह किया और वे हो गईं बेगम अख्तर। आकाशवाणी से उन्हें बेहद लगाव रहा और 1949 में कुछ साल न गा पाने के बाद जब वे आकाशवाणी लखनऊ में गजलें और दादरा गाकर आईं तो उनकी आंखों में आंसू थे। बेगम अख्तर के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में हमने लखनऊ के शायर और उनके करीबी योगेश प्रवीण से फोन पर बात की। एक जमाने से जरूर हम लोगों के यहाँ मंदिरों में संगीत, यहाँ राज दरबारों रजवाड़ों में इसका प्रचलन रहा, लेकिन फिर आम आदमी तो इसकी परवरिश कर नहीं था, क्योंकि वो हैंड टू माउथ होता था, अपना कमाता धमाता परिवार को पालता है, रहता है घरों में। तो इस तरह ये सारी कलाएं 90 बरस के लिए जब वो अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया तो वो रजवाड़े, रामपुर, खत्म, नवाब और ये यहाँ का हैदराबाद और लखनऊ और दिल्ली, इस तरह के जगह पटियाला नहीं रहे, तो ये संगीत के ये सारे खेमे तवाइफों के घर पहुँच गए। तवाइफों ने इनकी परवरिश की, माइंड इट ऑलवेज। अगर वो न होती तो आपको ये विरासत कभी मिलती ही ना। घर की औरतें तो दोहर बनना गा लेती थी और उनको ठुमरी और दादरा और ख्याल और सराहना इसकी क्या कमी थी। तो गलत यह है कि सब तवाइफों ने इन सारे हुनरों की परवरिश की और 90 साल के बाद जब हम आजाद हुए हमारे पास रेडियो आया और टेलीविजन तो बहुत बाद में आया। मुझे याद है कि रेडियो पे गाने के लिए जितनी हस्तियां प्रारंभ में गईं वो सब कोठे वालियां थी। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, छोटी मोती बाई, अख्तरी बाई, मलका जहां, आगरे वाली, यही सब लोग, जानकी बाई, छप्पन चूरी, ये सब रेडियो में गाती। ये तो बहुत बाद की बात है कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो सब घर से निकली आगे बढ़ी वो फिर सब जगह पहुंचने लगी। तो इसलिए इनका बड़ा एहसान हमारे कल्चर पे है कि जितनी आज हमें, कल भी बहुत लंबी रिकॉर्डिंग मेरी SNA में थी, यहाँ मैंने बताया कि जितने हुनर हैं, जितने घराने, इनकी सब परवरिश कोठों पे ही हुई। गजल गायक तो बहुत हुए और महिलाओं ने भी बहुत गाया। उनकी गजल गायकी में क्या खास बात आपको नजर आती है? भाई देखिए, उनकी गायकी, एक तो गले में तो उनके ऊपर बड़े बड़े इंटरव्यू आए हैं दिल्ली से, सब ये बताया उन्होंने कहा कि एक पत्ती लगती है, यानी खरज लगती है एक जगह, वो एक तरह से ऐब है जिसे आप कह सकते हैं। तो खरज लगती, गला फंसता है जरा सा, वही उनके लिए एक जेवर हो गया, उनकी गायकी का एक हुनर हो गया। और वो अलग बात, बाकी वो उस गजल का मिजाज देख लेती थी और उसकी बंदिश जो बनाती थी राग रागिनियों में, उसकी अनुकूलता के हिसाब से, और उसमें वो बड़ी हुनरमंद थी। अरे आप जानते हैं, कोई ये कह दे गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन, तो उसको किस तरह गाना, जब वही हमने बताया, काम आखिर जग गए बेख्तियार आ ही गया, दिल कुछ सूरज से तड़पा उनको प्यार आ ही गया, जान ही दे दी जिगर ने आज कुए यार पर। देखिए जिगर का कलाम है, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, पाए नाज पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया।
तबीयत दिनों बेगाना होती जाती है। तो ये सारी चीजों को अदा करने में उसकी रूह, उसकी जान उसको पहचान लेती थी कि ये किस रंग का हामी है, इसको क्या चाहिए, उसी रंग में सजा देती थी। यहाँ लखनऊ में एक सिटी स्टेशन के पास हवेली है राजा महमूदाबाद की, उनके यहाँ एक बड़ा फोटो लगा हुआ है। उसमें उनके पिता की सेहराबंदी या जो भी जश्न या कोई कार्यक्रम हुआ होगा, उसमें लाइन से सब बैठी। वाकई वो तस्वीर अनमोल है। और उसमें रसूलन बाई, मलका जहां, जानकी बाई, अख्तरी बाई और निम्मी की माँ वहीदन बाई, नरगिस की माँ जद्दन बाई सब बैठी हैं। वो एक तरह की बड़ी अनमोल महफिल रही होगी। सबने अपना रंग दिखाया। इसमें बेगम अख्तर साहिबा भी बैठी। शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताएं। मैंने इनको बचपन में देखा भी है फैजाबाद में। इत्तेफाक की बात है, मैं उसकी मंजर निगारी करता हूँ कि मैं साहबगंज में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ अपनी मदर के साथ गया था। माँ मेरी अयोध्या जाने के लिए गई थी, वो मेरे रिश्तेदार थे, वहाँ ठहरती। तभी मुहर्रम भी पड़ गई थी, तो इनका ताजिया निकला था। ये वहाँ पर रहती थी। वो साहिबगंज का इलाका है, गुलाब बाड़ी के करीब, और गुलाब बाड़ी करीब ये रहती चौक के पास। तो ताजिया इनका निकला था। तो ये काली जरदोजी की साड़ी पहने, बाल खुले हुए और बाकायदा फरियादी मातम पढ़ती हुई जा रही थी। पीछे ताजिया था इनका, जिसको ये बाकायदा अपने बारादरी मोहल्ले वाले घर में रखती थी और 10वीं मुहर्रम को उठवाती थी। और पीछे वो खाना पीना जो बचता है वो सब था। तो बड़ा अच्छा, ये इनकी आवाज तो अच्छी थी। लोग इनको देखने सुनने के लिए वहाँ बेकरार थे, लेकिन मैं तो बहुत समझदार नहीं था उस जमाने में। खैर, जब मैं करीब करीब कुछ लखनऊ पे लिखने लगा, मुझे लखनऊ की जमीन से उनसियत हो गई, तो फिर ये कई घरों में रही। लेकिन मैं जो इनसे मिला हूँ, ये उनका आखिरी निवास था। फान ब्रेक एवेन्यू एक जगह है जो हमारे लखनऊ का नया जो विधानसभा भवन है उसके करीब है, योजना भवन के करीब है। तो उसमें इनका घर था और वहाँ मैं कई बार पहुंचा। वो मेरे एक रिश्तेदार थे जो उनके यहाँ जाते आते थे गजलों की महफिल में, क्योंकि मेरा मोहल्ला भी उर्दू शायरों और लेखकों से वाबस्ता रहा। कृष्ण बिहारी नूर, गुरसहाय अदीब, ये सब इसी मोहल्ले से हुए। राधे बिहारी लाल, गोपीनाथ अम्न। तो फिर ये जब मैं इनके यहाँ गया तो मैंने देखा उसमें कई दिग्गज शायर वगैरह भी बैठे थे, मेरा ख्याल है, जो चारों तरफ इनके, और ये हारमोनियम लेके गा रही थी। मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन एक सिगरेट की शौकीन थी। तो वो लोग इनके हारमोनियम पर से की डिब्बी उठा लेते थे और उर्दू में कुछ लिख देते थे, अपनी फरमाइश, और चुपचाप बड़े सलीके से हारमोनियम पे रख देते थे। और जब ये गाना गा चुकती थी या चाय वाय पी रही है तो पी चुकती थी, तब उसको देखती थी और मुस्कुराती थी उसकी तरफ, जिसने फरमाइश की उसको देख के, और फिर वो गजल सुना देती थी। ऐसा मैंने इनको वहाँ देखा और एक दो कार्यक्रमों में देखा। लेकिन बाद में इनके यहाँ जब आना जाना मेरा बढ़ा तो उसके बाद ही ये जल्दी इनका इंतकाल हो गया। एक बात मुझे याद है, वो पाकीज़ा फिल्म थी शायद, तो मैं फेयर में लगी थी। तो उस समय हजरतगंज में बड़ी रौनक हुआ करती थी और मेफेयर ताकीज़ की बात ही और थी। ये उसी प्रेमिसेस में एक तरफ तो मैनेजर का कमरा था, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे क्वालिटी रेस्टोरेंट था। तो हम लोग जाते थे कभी क्वालिटी में कॉफी पीने या ऐसे ही कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा वक्त हुआ। और ये मैंने देखा कि ये बैठी हैं मैनेजर साहब के कमरे में, और वो जो उस समय वहाँ थे, तो ये चिकन की बड़ी शानदार साड़ी पहने हुए और लखनऊ के जो मशहूर इतर हैं उससे वो मुअत्तर पूरी तरह जन्नतुल फिरदौस इस तरीके के इतर लगाए शमामा, और ये सिगरेट पी रही थी। तो उसके बाद फिर ये उठ के हाल में चली गई
और तो कोई बात नहीं, 1-2 रोज बाद फिर मेरा उधर से जाना हुआ तो मैंने देखा फिर ये बैठी हैं और सिगरेट पी रही हैं। तो जब ये चली कहीं अंदर हाल में सिगरेट पी के, तो मैंने उनसे, गुल्लू थडानी नाम था उस समय, उनसे पूछा कि बेगम साहिबा आपसे मिलने आजकल अक्सर आती, मैंने एक दिन और भी देखा था। तो बोला नहीं, वो मुझसे तो मिलने आती, वो तो एक अलग बात है। दरअसल वो पाकीज़ा देख रही हैं और सिगरेट की तलब उनको मार डालती, इसलिए वो मुस्तकिल बैठ नहीं सकती हाल में। जहाँ से छूटी थी वहाँ से आज देखेंगे और फिर आएंगी, फिर पियेंगी, 2-4 बार में देख पाएंगी। तो वो अपने मिजाज की बिल्कुल मालिकाना हक रखती थी। और मशहूर है, जैसा कि मैंने सुना कि जब आखिरी बार शायद बॉम्बे से आ रही थी तो पुराना वक्त था और शकील बदायूनी ने इनको बहुत जल्दी से रेल चलने के पहले ही छूटते छूटते एक गजल ताज़ा लिख करके दी थी, जैसी कि इनकी फरमाइश थी कि एक ताज़ा गजल आप लिखेंगे और उसको मैं गाऊंगी। तो वो कोई ये कह दे गुलशन गुलशन। हारमोनियम इनका होता था इनके कूपे में, उस समय जैसे रेल के डब्बे वगैरह होते थे, तो वहाँ पर ये बैठी थी और इत्तेफाक से वो गाड़ी रुकते रुकाते उस जमाने में चलती थी। तो आधी रात को इनको चाय की तलब लगी तो उसकी धुन बना रही थी बाजा लेके। इनका एक अटेंडेंट था, नौकर, वो साथ में था। तो वो उतरा, इन्होंने कहा देखो ये स्टेशन है, चाय तो सब रात की वजह से मिल नहीं रही। तो इन्होंने कहा नहीं, इन स्टेशनों के बाहर जरूर चाय खाने पीने की दुकान होती, जो मुसाफिर उतरते रहते हैं, तो वो जरूर खुली होगी, तुम जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। तो वो चला गया, वो स्टेशन के बाहर निकल गया। अब ये खड़ी थी दरवाजे के पास इंतजार में। इतने में इन्होंने देखा कि वो जो गार्ड था वो लालटेन दिखाने लगा हरी बत्ती की, ड्राइवर इंजन स्टार्ट करे। बस ये उतर पड़ी ट्रेन से, इन्होंने उससे लैम्प छीन ली। इन्होंने कहा देखिए आप बिल्कुल उसको गाड़ी चलने को न कहिएगा, जब तक वो आ नहीं जाता मेरा नौकर चाय लेके तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। कोई कह दे गुलशन गुलशन, कोई कह दे गुलशन गुलशन, लाख बलाएं लाख बलाएं, एक नशे में लाख बलाएं, एक नशे में कोई कह दे। अच्छी चीज या गरम चाय बेहतरीन, उसकी बड़ी कदर करती थी किसी के पास भी। अब्बासी साहब जो इनके मियाँ थे, उनका तो पूरा परिवार काकोरी में था, दैट मच आई नो वेरी वेल। और वो काकोरी के जमींदार खानदान के थे, सब कुछ वहाँ उनके था। लेकिन ये इनको लेके यहाँ रहते। ये एक जमाने में जब बम्बई में काम कर चुकी, रोटी फिल्म में, कलकत्ते में भी इन्होंने अपने गाया। वहाँ सरोजनी नायडू को बहुत इनके गजल पसंद आई, उन्होंने खद्दर की साड़ी इनको दी थी तोहफे में। वो जीवन भर ये रखे रही सहेज के। तो बॉम्बे में जब ये शोहरत इनकी सब हुई सब, तो लोगों ने यहाँ कहा कि अब बम्बई तुम्हें क्या जाना, हम लखनऊ में ही फिल्म स्टूडियो बनवाते हैं हम लोग मिलके, जो पैसे वाली पार्टी है, एक आइडियल फिल्म स्टूडियो, कैलाश स्टूडियो, सब यहाँ विधानसभा मार्ग पे थे एक जमाने में। फिल्में तो उनकी क्या बनी और क्या निकल के आई वो तो मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। एक चोर, एक बेबस, एक रक्कासा, ये सब फिल्में बनी थी जो भी। ये बुला ली गई इसी बहाने कि आप लखनऊ में रहिए और काम कीजिए। वहीं इनकी मुलाकात अब्बासी साहब से हुई। उसमें फाइनेंसर्स में कमेटी में थे, क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी थी और वो इन चीजों में पैसा लगा सकते थे। वहाँ मीटिंग में बैठती थी। तभी एक दिन की बात है, आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, जिगर की ये बड़ी ख्याल थी। जिगर मुरादाबादी को खूब गाती थी
और वो एक बड़ी उलझुल शख्स थे। हुलिया आप उनका देखिए तो आपको बिल्कुल वो दीवाने मालूम होंगे। और इस तरह इन्होंने क्या किया कि जिगर की तस्वीर निकल फ्रेम में इनके टेबल पे रखी रहती, जिससे हम लोग जान गए थे जिगर की। काम आखिर जज्बे बेइख्तियार आ ही गया, काम आखिर जज्बे बेइख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा उनको प्यार आ ही गया। ये गजलें गाती थी उनकी। तो खैर जब ये वहाँ बैठी थी तभी उन लोगों ने, में से किसी ने कहा अब्बासी साहब ने कि बेहतर हो कि अब आप शादी कर लीजिए। तो कहा अच्छा, आपने अच्छा मशवरा दिया, गौर फरमाएंगे इस पर। 2-3 दिन बाद उन्होंने पूछा कि आपसे कुछ कहा था, क्या तय पाया आपने? तो इन्होंने जवाब दिया कि मशवरा तो माकूल था और मुझे भी लगता मुझे शादी कर लेनी चाहिए और मैं कर लूंगी। तो उन्होंने कहा कि किससे? तो बड़ी सादगी से उन्होंने जवाब दिया जिसने सलाह दी उससे। और फिर कहना ना होगा ये उनकी बेगम अब्बासी बन गई। फिर चलता रहा। अच्छा, बाल बच्चे तो कोई हुए नहीं और एक जमाना ही रही, लेकिन इनके कार्यक्रम चलते रहे, कभी कहीं देश विदेश सब तरफ। आखिर में एक ऐसा मौका आया जब इनकी एक वहीं की काकोरी वाली भतीजी थी शमा आपा हम लोग उन्हें कहते थे। तो शमा इनको लेके गई थी अहमदाबाद और 10-12 लाख प्रोग्राम आई थिंक सो। और वहीं पे कार्यक्रम के बाद इनको हार्ट अटैक पड़ा, दाखिल हुई और ये खत्म हो गई थी। इनकी मिट्टी आई जनाजा। तो ये फिर लखनऊ लाया गया इनका पार्थिव शरीर। और ये फिर इनका एक पुश्तैनी बाग है, उसको यहाँ पसंद बाग कहते हैं। ये हरदोई रोड पे है, लखनऊ से जो हरदोई जाती सड़क काकोरी की तरफ, उसके बीच में ठाकुरगंज के आगे पड़ता है वो इलाका पसंद बाग। आई हैव सीन दैट फील्ड। अब तो वहाँ बिल्कुल कुछ आप पहचान नहीं पाते, कंक्रीट के जंगल खड़े हैं और उसी में एक कोने में जरा सी जगह में इनकी कब्र पड़ी है। लेकिन व्हेन आई हैव सीन एट दैट टाइम, ये पूरा लखौड़ियों की चार दीवारी बड़ी जबरदस्त कंगूरेदार जैसे किले की दीवार होती है और उसके 4 फाटक और अंदर 4 नहरें, एक तरफ ईदगाह की तरह खुली मस्जिद भी बनी थी। उसमें इनकी माँ दफन थी। उसके बाहर एक कब्र थी, इनकी माँ शायद मुश्तरी बेगम नाम था उनका, वो उसमें दफन थी। तो ये अक्सर वहाँ जाती थी और इनकी जायदाद थी वहाँ। ये नीम पे झूला भी डलवाती थी सावन के जमाने में और आसपास की लड़कियां वहाँ झूला झूलने आती थी। ये बैठ के कजरी गाती थी, 12 मासा गाती थी, सावन गाती थी, या फिर और कोई मौका हुआ तो सबको चाय पिलवा रही हैं या बैठी औरतों से दादरा और सोहर ये सब लोकगीत सुन रही। बहुत उनमें घुल मिल के मजे करती थी, वहाँ जाती थी। फिर इनकी भी वसीयत थी कि बात मरने के मैं कि जब ये नहीं रही तो जाहिर है इनको वहीं पसंद बाग में ले जाया गया और अपने माँ के पहलू में ही इनको कब्र दे दी गई। मैं गया नहीं इनकी मिट्टी के साथ, मुझे पता इनका कफन दफन सब हो गया। उसके थोड़े दिनों के बाद की बात है, तब तक कब्र कच्ची थी, यानी वो थोड़े दिन कच्ची रखते हैं, फिर उसको डिजाइन करते हैं कि किस तरह से क्या लागत लगानी है, कैसी बनानी अगर बनानी है तो खैर मदन मोहन साहब जब आए लखनऊ तो कुलार कवच यहाँ सबसे बेहतरीन होटल था उस जमाने, उसी में ठहरे और ये इनके घर गए अफसोस करने। तो उसके बाद मुझको बुलवाया अब्बासी साहब ने कि भाई हम तो इस उम्र में वहाँ तक जाने से रहे, अब मदन मोहन चाहते हैं कि उनकी खबर पे हाजिरी दें, तो कौन ले जाए? तो योगेश प्रवीण को बुलाओ, वही जाएंगे, वही ले जा सकते और मैं तुझसे इत्मीनान करूं। खैर मैं जब गया तो उन्होंने कहा अरे भाई बेटा अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मदन मोहन साहब को जियारत करा लाओ उनके कब्र तक की। खैर वो चले तो मैं तो ड्राइवर के साथ आगे बैठा, पीछे रेखा सूर्या एक दादरा गाने वाली बड़ी नामी हस्ती हुई लखनऊ की, वो बैठी थी मदन मोहन साहब। रास्ते में इन लोगों ने अमीनाबाद से बहुत गजरे, फूल, चादर, खुशबूदार बेला चमेली की, गुलाब रखे हुए और केवड़े की बोतल, अगरबत्ती का बंडल सब लिया और पहुँचे। मदन मोहन साहब जहाँ तक मुझे याद है एक लफ्ज नहीं बोले सारा रास्ता, जबकि वो रास्ता करीब आधे पौन घंटा 1 घंटा लग गया था वहाँ पहुँचने। बिल्कुल पिंडरात आइलैंड पे है और वहाँ पहुँचे जैसे उतरे हम लोग, तब इन्हें दिखाया गया कि वो
ये उनकी कब्र है, वो उस पे बेतहाशा गिर पड़े लिपट के और इस कदर रोए कि मैंने धर्मयुग में आज के जमाने में लिखा था, तो मैंने लिखा तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी मर्द को इस कदर जार कतार रोते हुए नहीं देखा। मदन जी को मौसीकी से जुनून की हद तक लगाव था। जब देखो हारमोनियम बजा रहे हैं, तानपुरा लिए बैठे गा रहे हैं। मैंने पहली बार रेडियो पर उनकी फिल्म का ये गाना कदर जाने ना रेडियो पर सुना तो मत पूछिए कि क्या हालत हुई। मैंने उसी वक्त मदन जी को बम्बई तक कॉल किया और फोन के ऊपर पूरे 18 मिनट तक ये गाना हम लोग बारी बारी सब सुनते रहे उनकी जबान से। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी भी मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना मोरा बालम, बेदर्दी भी मोरा बालम, बेदर्दी। कदर जाने ना हो, कदर जाने ना। बेगम अख्तर यानी मौसीकी का दूसरा नाम। आकाशवाणी उदयपुर का उनको सलाम।